ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शबाना मोइन मोलिमा गवर्नमेंट HPS उर्दू स्कूल खजूरी तालुका अलंड ज़िला कलबुर्गी से हफ्तुम जमात के लिए समाजी साइंस का सबक लेने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, समाजी साइंस के इस ई क्लास में मैं आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ, खुशामदीद। तो प्यारे बच्चों, आज मैं समाजी साइंस का एक सबक लेने जा रही हूँ और सबक लेने से पहले आपसे मैं चंद सवालात पूछने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप इसका सही जवाब देंगे। और प्यारे बच्चों, ये सवालात बिल्कुल ही आसान है। तो बच्चों चलिए अब हम अपने सवालात की तरफ बढ़ते हैं। वो सवालात क्या है देखिए। चलिए बच्चों, हमारे सवालात क्या है। मेरा पहला सवाल है बच्चों, हम किस रियासत में रहते हैं। तो बताइए बच्चों, हम किस रियासत में रहते हैं। आप सभी को तो इसका जवाब पता है ना। शाबाश, वेरी गुड। हम ये जो आप नक्शा देख रहे हैं, ये किसका नक्शा है। ये रियासत कर्नाटक का नक्शा है और यहाँ हम रहते हैं। अब बच्चों, हम मेरा जो दूसरा सवाल है उस दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा दूसरा सवाल क्या है देखिए बच्चों, कर्नाटक में कौन सी ज़ुबान बोली जाती है। तो बताइए बच्चों, कर्नाटक में कौन सी ज़ुबान बोली जाती है। शाबाश, कर्नाटक में कौन सी ज़ुबान बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ा ज़ुबान बोली जाती है। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और मेरा तीसरा सवाल क्या है देखिए बच्चों, क्या कर्नाटक के सरहदी इलाकों में कन्नड़ा ज़ुबान बोली जाती है। तो बताइए बच्चों, जो कर्नाटक के जो सरहदी इलाके हैं जैसे महाराष्ट्र का इलाका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, क्या इन सरहदी इलाकों में कन्नड़ा ज़ुबान बोली जाती है। सही, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने बच्चों। जो आप ये नक्शा देख रहे हैं यहाँ हिंदुस्तान का, वहाँ पर कर्नाटक का भी नक्शा है। जो सरहदी इलाके हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर क्या कन्नड़ा ज़ुबान बोली जाती है। हाँ, कर्नाटक के सरहदी इलाकों में कन्नड़ा ज़ुबान बोली जाती है। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने उन्वान की शुरुआत करते हैं और हमारा उन्वान क्या है, मुत्तहिदा कर्नाटका और सरहदी मसाइल, इंटीग्रेशन ऑफ कर्नाटका एंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स। तो सबक शुरू करने से पहले इस सबक के चंद अहम नुकात की तरफ नज़र डालते हैं। वो चंद अहम नुकात क्या है देखिए बच्चों। इस सबक के चंद अहम नुकात क्या है उसकी तरफ नज़र डालते हैं बच्चों। फर्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे हम, मुत्तहिदा कर्नाटक का तारीखी पस मंज़र। नंबर 2 पर जो है बच्चों, इत्तेहादी तहरीक में अखबारात और अदब का किरदार। जो इत्तेहाद की जो तहरीक चल रही थी कर्नाटक के लिए, उसमें अखबारात और अदब का क्या किरदार था वो देखेंगे। थर्ड जो पॉइंट है क्या है बच्चों, आज़ादी के बाद तहरीक इत्तेहाद। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो तहरीक इत्तेहाद में क्या क्या हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 4 पर क्या है बच्चों, सरहदी इख्तिलाफात। नंबर 5 जो हमारा आखिरी पॉइंट है वो क्या है बच्चों, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला के दरमियान सरहदी इख्तिलाफात। जो हमारे पड़ोसी ममालिक से जो भी सरहदी इख्तिलाफात है उसके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पहला अहम नुकात क्या है बच्चों, मुत्तहिदा कर्नाटक का तारीखी पस मंज़र। कन्नड़ा सरजमीन कावेरी से लेकर गोदावरी तक फैली हुई थी। तो बच्चों, कवि राजमार्गा एक किताब है जिसे अमोंग वर्षा ने लिखा था। उसमें क्या जिक्र किया गया है, कन्नड़ा की जो सरजमीन थी वो
गोदावरी से लेकर कावेरी तक फैली हुई थी। ये जो आप नक्शे में देख रहे हैं, ये कन्नड़ा सरजमीन कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी? नदी कावेरी से लेकर नदी गोदावरी तक फैली हुई थी। और इन तमाम इलाकों पर बहुत सारे राजघरानों ने हुकूमत की थी, जैसे चालुक्यास, बादामीस, शातवाहनास और वगैरह बहुत सारे हुकूमतों ने यहाँ पर हुकूमत की थी। लेकिन बच्चों, विजयनगर सल्तनत का जब खात्मा हो गया तो ये तमाम जो भी इलाके इधर उधर वो बिखर गए। टीपू सुल्तान की मौत के बाद कन्नड़ा बोलने वाले इलाकों को इंतज़ामी इकाइयों में तकसीम किया गया। जब आखिर चौथी एंग्लो मैसूर जंग जब अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के दरमियान हुई तो बच्चों, इस जंग में क्या हुआ? टीपू सुल्तान शहीद हो गए। टीपू सुल्तान की शहीद हो जाने के बाद, उनकी मौत के बाद क्या हुआ? जो भी कन्नड़ा बोलने वाले इलाके थे वो क्या इधर उधर वो क्या सब इंतज़ामी इकाइयों में वो क्या सब बिखर गए। कन्नड़ी गांवों को मराठा और निज़ाम जैसे हुक्मरानों के मातहत ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। यानी इन इलाकों पर मराठों ने कब्ज़ा कर लिया, चंद इलाकों पर हैदराबाद के निज़ाम ने कब्ज़ा कर लिया और चंद इलाकों पर मद्रास यानी अंग्रेज़ों ने इन इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। कन्नड़ी गांव एक रियासत कायम करके एक ही हुकूमत के लिए जद्दोजहद करने लगे। तो क्या हुआ? कन्नड़ी गांव को क्या महसूस हुआ? हमारी खुद की अपनी एक रियासत, अपनी एक पहचान, अपनी एक ज़ुबान की पहचान होने के बावजूद हम अपने दूसरे रियासतों में बटे हुए, इसलिए वो क्या करने लगे? अपनी एक खुद की पहचान बनाने के लिए उन्होंने जद्दोजहद करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट अब किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? इत्तेहादी तहरीक में तंजीमों का किरदार। जो इत्तेहाद की जो तहरीक, कर्नाटक को जो एक करने की जो तहरीक चल रही थी, इसमें तंजीमों का क्या किरदार था वो उसके बारे में हम देखेंगे बच्चों। 1890 ईस्वी में कर्नाटका विद्यावर्धका गृह का आगाज़ हुआ। तो सबसे पहले इत्तेहाद की जो शुरुआत कहाँ हुई? मुंबई कर्नाटक के इलाकों से हुई। और कब से हुआ? इस वक्त इसके जो सदर थे R.H. देशपांडे थे और इस गृह का नाम क्या था? कर्नाटका विद्यावर्धका गृह था। और इनका अहम मकसद क्या है? इस तहरीक को आगे बढ़ाना था। 1915 ईस्वी में बेंगलुरु में कन्नड़ा साहित्य परिषद कायम हुई। तो क्या हुआ बच्चों? 1915 ईस्वी में बेंगलुरु में कन्नड़ा साहित्य परिषद कायम हुई। और इस कन्नड़ा साहित्य परिषद का अहम मकसद क्या था? कन्नड़ा ज़ुबान, अदब और तहज़ीब और इत्तेहादी तहरीकों को आगे बढ़ाना इनका अहम फैसला था। 1916 ईस्वी में मुत्तहिद कर्नाटक मजलिस धारवाड़ में शुरू हुई। तो क्या है? 1916 ईस्वी में बच्चों ये मजलिस धारवाड़ में एक मजलिस शुरू हुई। 1924 ईस्वी में बेलगाम कांग्रेस अजलास शुरू हुई। तो क्या हुआ बच्चों? बेलगाम में एक कांग्रेस की अजलास चालू हुई। कौन से ईयर में? 1924 ईस्वी में। इस वक्त इस अजलास के जो सदर थे वो कौन थे बच्चों? वो गांधी जी थे। इस अजलास में क्या हुआ? हुला गोला नारायण राव ने एक कौमी एक इस्तकबालिया वेलकम गीत गाया। वो कौन सा था? उदयवागली नम्म चलुवा कन्नड़ा नाडु। इस गीत को सुनते हुए जो तहरीक चल रही थी कर्नाटक की, उसमें एक बिजली दौड़ गई। इत्तेहादी तहरीक में अखबारात और अदब का क्या किरदार था? तो बच्चियों, अखबारात और अदब ने क्या किरदार अदा किया था वो अब हम देखेंगे। पहले कौन से अखबारात ने अहम रोल अदा किया वो देखेंगे बच्चों। अखबारात, ये जो तस्वीर नज़र आई है सब अखबारों की तस्वीरें हैं बच्चे। विश्व कर्नाटका, नव कर्नाटका, वाग्घोषा, जया कर्नाटका, संयुक्त कर्नाटका। तो ये तमाम अखबारात क्या अलग अलग इलाकों से शाये होते थे। इन अखबारात की वजह से कन्नड़ी ज़ुबान और कर्नाटक को मुत्तहिदा करने में इन अखबारात ने अहम रोल अदा किया। इन अखबारात की वजह से कन्नड़ा ज़ुबान की नशोनुमा हुई। अखबारात की वजह से क्या हुआ बच्चों? कन्नड़ी गाँवों में इत्तेहाद और मुत्तहिदा पैदा करने के लिए लोगों में क्या हुआ बच्चों? बेदारी पैदा की। इस तरह इन अखबारात ने कन्नड़ी ज़ुबान और उसकी नशोनुमानी के लिए बहुत ही अहम रोल अदा किया।
अब मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों मैं अब तक आपको जो भी मैंने आपको पढ़ाया उस आपको समझ में आएगा। तो इसके तहत मैं आपसे चंद सवालात करने जा रही हूँ, आप इसका सही जवाब देंगे। तो पहला सवाल क्या है, देखिए बच्चों, कन्नड़ा सरजमीन कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी? तो बताइए बच्चों, अभी आपने नक्शे में देखा ना, कन्नड़ा सरजमीन कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी? शाबाश, वेरी गुड। तो बच्चों, कन्नड़ा सरजमीन कावेरी नदी से लेकर गोदावरी नदी तक फैली हुई थी। वेरी गुड। अब हमारा दूसरा सवाल क्या है, देखिए बच्चों, मेरा दूसरा सवाल है, बेंगलुरु में कन्नड़ा साहित्य परिषद कब कायम हुई? तो बताइए बच्चों, कन्नड़ा साहित्य परिषद कब कायम हुई? शाबाश, वेरी गुड। बेंगलुरु में कन्नड़ा साहित्य परिषद 1915 ईस्वी में कायम हुई। तो बच्चों, अब इस इत्तेहादी जो तहरीक चल रही थी उसमें अदबी तसानीफ का क्या किरदार था वो अब देखेंगे। आलूर वेंकट राया, ये जो तस्वीर देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है? आलूर वेंकट राया की तस्वीर है। आलूर वेंकट राया, ये जो तस्वीर देख रहे हैं बच्चों, ये आलूर वेंकट राया की तस्वीर है। आलूर वेंकट राया 1880 ईस्वी में वो बीजापुर में पैदा हुए और 1964 ईस्वी में उनका इंतकाल हो गया। और उनकी जो डिग्री थी वो क्या? BA LLB थी। कर्नाटक की सरजमीन और कन्नड़ा ज़ुबान की नशोनुमा के लिए जिन अजीम हस्तियों ने अहम रोल अदा किया था, उसमें एक अहम नाम क्या है? आलूर वेंकट राया का है। उस वक्त की कर्नाटक की बुरी हालत को देखकर आलूर वेंकट राया ने कहा, छी, कर्नाटक कहाँ है? चारों तरफ फैले हुए इस कर्नाटक को कौन इकट्ठा करेगा? कौन एक करेगा? किस में इतनी खुददारी है? कर्नाटक की सरजमीन और कन्नड़ी ज़ुबान की नशोनुमा से वाकिफ़ कराना, यहाँ के अदब से वाकिफ़ कराना लोगों को इनका अहम मकसद था। इसलिए आलूर वेंकट राया ने एक किताब लिखी, सरजमीन कर्नाटक की शान और शौकत और कन्नड़ा ज़ुबान और अदब और यहाँ के कल्चर को से वाकिफ़ कराना इनका अहम मकसद था। इसलिए उन्होंने एक किताब लिखी बच्चों। उस किताब का नाम क्या था? कर्नाटका दागता वाई बवा। इस किताब को उन्होंने खुद लिखा और इस किताब को उन्होंने अपने पैसे ही खर्च करके इसको शाया किया। और ये किताब बच्चों बहुत ही हौसला अफजा किताब थी। और इन कारनाम को देखकर 1941 ईस्वी में हैदराबाद कर्नाटक के लोगों ने उन्हें एक लक़ब अता किया। वो लक़ब क्या था बच्चों? कर्नाटका कुला पुरोहिता का लक़ब अता किया। किस वजह से उन्हें ये लक़ब अता किया? इन्होंने बहुत ही कारनामे अंजाम दिए थे। कन्नड़ ज़बान की शान और शौकत को जो उभारने में जो उन्होंने अहम रोल अदा किया था, इस वजह से क्या है, उन्होंने उनको एक लक़ब अता किया। वो लक़ब क्या था? कर्नाटका कुला पुरोहिता का लक़ब। अब नेक्स्ट हम कोयम्पू, अब किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? कोयम्पू। बच्चों, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर किसकी है बच्चों? ये कोयम्पू की तस्वीर है। आप सभी जानते हैं ने कोयम्पू कौन है? आप अपने अपने स्कूलों में देखा है ने तस्वीर में। ये शाबाश। तो प्यारो बच्चों, जब हम सुबह प्रेयर पढ़ते हैं तो उस वक्त एक नाड़ गीत गाया जाता है। वो कौन सा गीत गाया जाता है बच्चों? वो जया है कर्नाटक माथे। वो किसने लिखा है बच्चों? ये कोयम्पू ने लिखा है। कोयम्पू की पैदाइश बच्चों 1904 ईस्वी में हुई और उनका इंतकाल 1994 ईस्वी में ही। और कोयम्पू क्या थे? एक शायर थे, एक ड्रामा निगार थे, एक तनकीद निगार थे और एक तनकीद निगार भी थे। और उन्होंने एक नज़म लिखी और वो कौन सी नज़म थी? नी मिटवा नेले अदे कर्नाटका। इसमें कर्नाटक की खूबियों को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ की शान और शौकत, यहाँ के जो भी शान और शौकत है, यहाँ की नदियाँ, सब यहाँ के इमारतों के बारे में इन्होंने बताया। अब क्या है? होइला ला गोला नारायण राव।
ये जो तस्वीर देख रहे हैं बच्चों, ये किसकी है बच्चों? ये हुइलालागोला नारायण राव की है। इन्होंने कन्नड़ा ज़ुबान या इसकी शान और शौकत को उभारने में जो अहम रोल अदा किया था, इनमें से वो भी हुइलालागोला नारायण राव एक अहम शख्सियत है। उन्होंने एक अहम नज़म लिखी। वो कौन सी नज़म थी? उदयवागली नम्मा चलिवा कन्नड़ा नाडु। आज़ादी के बाद तहरीके इत्तेहाद, जब हिंदुस्तान 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ, उसके बाद कर्नाटक की इत्तेहाद की जो तहरीक, जो मूवमेंट चल रहा था, उसे 3 मरहलों में बांटा गया। मुत्तहदा कर्नाटक के ख्वाब की तामीर मुल्क की आज़ादी के बाद 3 मरहलों में पूरी हुई। कितने मरहलों में पूरी हुई बच्चों? 3 मरहलों में। पहला मरहला कब से कब तक था बच्चों? 1947 ईस्वी से लेकर 1948 ईस्वी तक। ये क्या पहला मरहला था। हिंदुस्तान में आज़ादी से पहले 2 तरह की हुकूमत थे। एक कौन सी थी बच्चों? बरतानवी हिंदुस्तान के शोबे, और दूसरी हुकूमत जो थी देसी राजाओं के 562 रियासतें थी। तो क्या हुआ? उस वक्त क्या है, मजलिस कानून साज ने हिंदुस्तान को लिसानी बुनियाद पर तश्कील दी। हिंदुस्तान की 4 तरह के इंतज़ाम, तो इसके बाद हिंदुस्तान को जब लिसानी बुनियाद पर तकसीम किया गया, तो हिंदुस्तान को 4 तरह की इंतज़ामी इकाइयों में तकसीम किया गया। वो कौन कौन से थे बच्चों? में दर्जे दी गई है, वो है ABCD। इन 4 इंतज़ामिया इकाइयों में दर्जाबंदी की। इसके मुताबिक कर्नाटक को 20 इंतज़ामी इकाइयों को 5 इलाकों में तकसीम किया गया। तो जब कर्नाटक पूरे हिंदुस्तान को ABCD 4 इंतज़ामी इकाइयों में तकसीम किया गया, तो कर्नाटक के 20 इंतज़ामी इलाकों को कितने इलाकों में तकसीम किया गया बच्चों? 5 इलाकों में। वो कौन कौन से इलाके हैं देखिए बच्चों? मुंबई, मद्रास, मैसूर, हैदराबाद और कोडगु। तो 20 इंतज़ामिया इकाइयों को कितने हिस्सों में तकसीम किया? 5 इलाकों में तकसीम किया गया। और वो कौन कौन से नाम देखिएगा? मुंबई, मद्रास, मैसूर, हैदराबाद और कोडगु। अब दूसरा मरहला कब हुआ बच्चों? 1953 ईस्वी में। 1951 से लेकर 1952 ईस्वी में बच्चों पहले फर्स्ट इंतखाबात हुए हिंदुस्तान में। पहले फर्स्ट इलेक्शन हुआ इस वक्त। उसके बाद क्या हुआ? 1952 ईस्वी में अखंड कर्नाटक राज्य निर्माण परिषद पार्टी का एक उरूज हुआ। और इस पार्टी ने क्या किया बच्चों? इत्तेहादी तहरीक के लिए उन्होंने एक सत्याग्रह चलाई। और इस सत्याग्रह में क्या हुआ बच्चों? 5000 लोगों को जेल में डाला गया, क्योंकि वो सत्याग्रह चलाए थे। आंध्र प्रदेश रियासत की तश्कील हुई। तो प्यारे बच्चों, उस वक्त आंध्र प्रदेश के 1952 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के एक मशहूर लीडर ने 58 दिनों तक उन्होंने भूख हड़ताल की। तो 58 दिनों तक भूख हड़ताल करने की वजह से क्या हुआ बच्चों? उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल हो जाने की वजह से क्या लोगों में, आंध्र प्रदेश के लोगों में क्या गज़बनाक फसादात शुरू हो गए। इस फसादात को देखकर उस वक्त के जो वज़ीर आज़म कौन थे बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उस वक्त आंध्र प्रदेश के उस बुरी हालत को देखकर उन्होंने लिसानी बुनियाद पर आंध्र प्रदेश को नई रियासत बनाने के लिए उन्होंने मंजूरी दी। इस तरह आंध्र प्रदेश रियासत की लिसानी बुनियाद पर आंध्र प्रदेश रियासत को बनाया गया। जब आंध्र प्रदेश रियासत बनी तो बेल्लारी के 7 जिलों को क्या मैसूर रियासत में ज़िम्म कर दिया गया। अब आखिरी मरहले के बारे में पढ़ेंगे। आपने 3 मरहलों के 3 मरहले थे, ये क्या आखिरी मरहला है। मरकज़ी हुकूमत ने रियासतों की अरसर-ए-नौ तश्कील से ताल्लुक़ रिपोर्ट देने के लिए एक कमीशन मुकर्रर की।
जब आंध्र प्रदेश रियासत की तश्कील हुई लिसानी बुनियाद पर, तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मरकज़ी हुकूमत ने क्या किया, पूरे हिंदुस्तान को रियासतों में अरसर-ए-नौ तश्कील के लिए, रियासतों को तकसीम करने के लिए उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक कमीशन मुकर्रर किया। इस कमीशन के सदर फजल अली थे। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये फजल अली की तस्वीर है और इसे फजल अली कमीशन भी कहा जाता है। H.N. कुंजरो और K.M. पनीकर इस कमीशन के अरकान थे। तो जो कमीशन था, इस कमीशन के और 2 मेंबर थे। वो 2 मेंबर कौन थे बच्चों? H.N. कुंजरो और क्या K.M. पनीकर थे। इसके क्या ये 2 मेंबर थे। ये जो तस्वीर देख रहे हैं बच्चों, ये H.N. कुंजरो और K.M. पनीकर की ये तस्वीर है। 1955 ईस्वी में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मरकज़ी हुकूमत को दी। तो पूरी तहकीक और पूरी रिसर्च करने के बाद क्या हुआ, 1955 ईस्वी में इस कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट मरकज़ी हुकूमत को पेश की और मरकज़ी हुकूमत को पेश की। इस रिपोर्ट के तहत लिसानी और रियासतों को चलाने में आसानी होने के लिए मरकज़ी हुकूमत ने इस रिपोर्ट को कबूल किया। अजीम रियासत मैसूर 1 नवंबर 1956 ईस्वी को वजूद में आई। तो बच्चों, अजीम रियासत मैसूर कब वजूद में आई? 1 नवंबर 1956 ईस्वी में वो वजूद में आई। तो बच्चों, आज अब तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके समझ में आया होगा। तो इसके तहत मैं आपसे चंद सवालात करने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आप इसका सही जवाब देंगे। तो चलिए बच्चों, सवाल क्या है देखिए। आंध्र प्रदेश रियासत की तश्कील कब हुई? तो बताइए बच्चों, आंध्र प्रदेश रियासत की तश्कील कब हुई? अभी पढ़ा है ना आपने? बिल्कुल सही। आंध्र प्रदेश रियासत की तश्कील 1952 ईस्वी में हुई। अब हमारा दूसरा सवाल क्या है देखिए बच्चों। अजीम रियासत मैसूर कब वजूद में आई? तो बताइए बच्चों, अभी आपने पढ़ा ने, लास्ट पॉइंट आपने पढ़ा है ने, अजीम रियासत मैसूर कब वजूद में आई? शाबाश। अजीम रियासत मैसूर 1 नवंबर 1956 ईस्वी में वजूद में आई। मुत्तहिदा शुदा रियासत मैसूर में मंदरजेल अजला शामिल थे। जब अजीम रियासत मैसूर बनी तो उस वक्त कौन से अजला इसमें शामिल हुए थे? देखिए बच्चों, कदीम मैसूर के 9 अजला। जब मैसूर में पहले कितने अजला थे? 9 थे। कौन से थे बच्चों? वो मैसूर, मंड्या, बेंगलुरु, कोलार, हासन, तुमकुर, चिकमंगलुरु, शिवमोगा और चित्रदुर्गा, ये 9 अजला थे। मुंबई का इलाका, मुंबई के इलाके जब मराठों ने इन इलाकों पर कब्जा कर लिया, वो कौन से इलाके थे बच्चों? ये कर्नाटक के बेलगाम, धारवाड़, बीजापुर और शुमाली केंद्रा। हैदराबाद का इलाका, जब हैदराबाद के निज़ाम ने इन इलाकों पर कब्जा किया, वो कौन से इलाके थे बच्चों? गुलबर्गा, रायचूर और बीदर। मद्रास का इलाका, जुनूबी केंद्रा, जिला कोलिगाल, बेल्लारी वगैरह। रियासत सी कोडगु। अब जो देख रहे हैं किस तरह, ये आप नक्शे में देख रहे हैं पूरा कर्नाटक का, ये जो भी हिस्से इलाके थे वो कर्नाटक में किस तरह शामिल हो गए। जब अजीम रियासत जब वजूद में आई उस वक्त सिर्फ 19 अजला थे, मगर आज हमारे रियासत में कितने अजला है बच्चों? आज हमारे रियासत में 30 अजला है। मैसूर रियासत के पहले वज़ीर आला एस निजलंगप्पा बने। जब फर्स्ट, ये जो तस्वीर देख रहे हैं बच्चों, ये तस्वीर किसकी है? एस निजलंगप्पा की है और ये मैसूर रियासत के पहले वज़ीर आला, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे।
1 नवंबर 1973 ईस्वी में वज़ीर आला देवराज अरस ने अजीम रियासत मैसूर को कर्नाटक का नाम दिया। तो पहले कौन सा नाम था बच्चों? अजीम रियासत मैसूर था, मगर 1 नवंबर 1973 ईस्वी को क्या हुआ बच्चों? उस वक्त के जो वज़ीर आला जो चीफ मिनिस्टर कौन थे? देवराज अरस थे। उन्होंने क्या किया बच्चों? अजीम रियासत मैसूर का नाम बदल कर उसका नाम क्या रख दिया बच्चों? उन्होंने कर्नाटक का नाम अता किया। अब सरहदी इख्तलाफात, तो हमारे कर्नाटक के जो सरहदी इख्तलाफ क्या झगड़े हो रहे थे उसके बारे में देखेंगे बच्चों। सरहदी हिस्सों के कुछ इलाकों के कन्नड़ी गांव के साथ नाइंसाफ़ी हुई। जब लिसानी बुनियाद पर हिंदुस्तान के तमाम रियासतों को जब असर-ए-नौ तश्कील दिए तो क्या हुआ बच्चों? कुछ कर्नाटक के कुछ लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई। क्यों हुई बच्चों? क्योंकि नई रियासत बनने की वजह से जो कर्नाटक के सरहदी इलाके क्या दूसरे रियासतों में चले गए, इसलिए वो अपने आप को अपनी खुद की एक पहचान, खुद की अपनी रियासत होने के बावजूद भी वो क्या है अपने आप को कमतर समझने लगे। आप देख रहे हैं किस तरह इस कर्नाटक नक्शे में देख रहे हैं जो भी बॉर्डर का हिस्सा है उनके सरहदी इलाकों में जो भी रहने वाले थे उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साथ मुसलसल सरहदी झगड़े चल रहे। तो इन मसाइल की वजह से आज हमारे हिंदुस्तान में क्या हुआ? किनके साथ सरहदी मसाइल चल रहे हैं? महाराष्ट्र के साथ, केरला के साथ, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साथ मुसलसल लगातार क्या सरहदी झगड़े चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्यों वो क्या एक दूसरे किस लिए लड़ रहे हैं कि ये जगह हमारी है, ये जगह हमारी है, इसलिए दोनों इन सब के दरमियान लड़ाई चल रही है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला के दरमियान सरहदी इख्तलाफात। मरकज़ी हुकूमत ने 1965 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट के वजीफ़े याब जज महाजन जी ने एक रुकनी कमीशन कायम की। तो क्या हुआ बच्चों? कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरला के दरमियान जो सरहदी इख्तलाफ चल रहे थे, इन मसाइल को हल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट मरकज़ी हुकूमत ने एक कमीशन कायम की। वो कौन थे? वो उसके सुप्रीम कोर्ट के जज वजीफ़ा याब जज महाजन ने एक रुकनी कमीशन की पेश की। ये जो तस्वीर देख रहे हैं महाजन की तस्वीर है और वो एक रिटायर जज थे। उन्होंने अपने बड़ी तहकीक और बड़ी रिसर्च करने के बाद उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक तहकीक और रिसर्च करने के बाद एक रिपोर्ट क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट मरकज़ी हुकूमत के सामने पेश की। उस रिपोर्ट के तहत क्या हुआ बच्चों? महाराष्ट्र का अक्कलकोटे, जता, केरला, कासरगोड, मैसूर रियासत को, और तो उस रिपोर्ट के तहत क्या करना चाहिए था बच्चों? महाराष्ट्र का कौन सा इलाका था? अक्कलकोटे, जता, केरला का कासरगोड किसको दिया जाए? मैसूर रियासत को दिया जाए। नेपानी, खानापुरा, हलियाला महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए उन्होंने इसलिए महाजन ने गवर्नमेंट से सिफारिश की। ये सरहदी मसला हल हुए बिगर जूं का तू मरकज़ी हुकूमत के पास है, मगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बच्चों महाराष्ट्र वाले क्या चाहते थे? वो बहुत ज़्यादा इलाके हासिल करने की उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन कम इलाके उनके अंडर में आने की वजह से उन्होंने क्या किया? इस रिपोर्ट को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया। इसलिए ये सरहदी मसला हल हुए बगैर आज भी यूं का तू मरकज़ी हुकूमत के पास आज भी है। आप देख रहे हैं बच्चों ये किस तरह कर्नाटक और महाराष्ट्र के दरमियान जो लड़ाई झगड़े चल रहे। तो प्यारों बच्चों, आज अब तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया उम्मीद करती हूँ कि आपके समझ में आएगा। तो इसलिए मैं आपसे चंद सवालात करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप इसका सही जवाब देंगे। तो बच्चों चलिए हम अपने सवालात की तरफ बढ़ते हैं। कर्नाटका कुला पुरोहिता किसको बुलाया जाता है? तो बताइए बच्चों, आपने पढ़ा है कर्नाटका कुला पुरोहिता किसको बुलाया जाता है? शाबाश, वेरी गुड। आलूर वेंकटराया को बुलाया जाता है। तो आलूर वेंकटराया को क्या है? कर्नाटका कुला पुरोहिता बुलाया जाता है। हमारा दूसरा सवाल, मेरा दूसरा सवाल क्या है? देखिए बच्चों,
मुत्तहिदा कर्नाटक के लिए खिदमत अंजाम देने वाले 2 तंजीमों के नाम बताओ। तो बताओ बच्चों, आपने तंजीमों के बारे में पढ़ा है, सिर्फ 2 तंजीमों के नाम बताइए। शाबाश। 1915 ईस्वी में कन्नड़ा साहित्य परिषद, दूसरा बोलिए। शाबाश। 1916 ईस्वी में मुत्तहिद कर्नाटक मजलिस। तो चलिए बच्चे, हम अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा तीसरा सवाल क्या है, देखिए। उदयवागली नम्म चेलिवा कन्नड़ नाडु गीत किसने लिखा? तो बताइए बच्चों, ये बहुत ही फेमस गीत है, नज़म है, ये किसने लिखा बताइए? शाबाश। तो हुइला गोला नारायण राव ने इस गीत को लिखा। तो बच्चों, अब मैं आपको एक घर का काम देने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से करेंगे। मुत्तहिदा कर्नाटक का खाका खींचिए। तो क्या है ये बच्चों, आप ये कर्नाटक का एक नक्शा खींचिए, उसमें कौन से इलाके शामिल हुए उसका एक खाका चाहिए। तो अच्छे बच्चों, अल्लाह हाफिज़, घर में रहिए, सेफ रहिए, शुक्रिया।